नमस्कार दोस्तों, सानिया वॉइस स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की कहानी है माँ की बेबसी। माँ मुझसे आपकी ऐसी हालत देख के नहीं चाहती और आप है कि मेरी बात ही नहीं सुनती है। आपको मैंने कितनी बार कहा है अपने साथ चलने के लिए, लेकिन पता नहीं आपको किसने ज्ञान दिया कि बेटी के घर का पानी भी नहीं पियाना चाहिए, जबकि आप भी इस बात को अच्छी तरह से जानती हैं कि बेटा और बेटी एक समान होते हैं। अच्छा, आप ही मुझे बताइए, क्या बेटे को 9 महीने पेट में रखा और बेटी को ज़्यादा या कम दिन रखा है? क्या जो इतना भेदभाव वाली सोच रखती है? आशा जी की बेटी अनीता अपने पास इलाज करवाने के लिए बुलाती रही, फिर भी आशा जी अपनी बेटी अनीता की यह बात मानने को तैयार ही नहीं थी कि वो अपनी बेटी के घर जाकर अपना इलाज करवा ले। उनके शरीर में हमेशा दर्द बना रहता और बुखार तो लगभग 1 महीने से लगातार आ रहा था। अपने गांव के पास के छोटे मोटे डॉक्टर के पास जाकर उन्होंने इलाज करवाया था। जब तक दवाई का असर रहता बुखार छोड़ देता, दवाई का असर खत्म होते ही फिर से बुखार चढ़ जाता। आशा जी को अब कुछ भी खाने का मन नहीं करता था, इसलिए वो दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। अपनी माँ की गिरती हुई हालत को देखकर वर्षों को बड़ी चिंता हो रही थी। जब तक उनके पापा जिंदा थे तब तक वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रख लेते थे, लेकिन उसके पापा की मृत्यु होते ही आशा जी ने तो मानो सीना ही छोड़ दिया था। वो तो अब एक जिंदा लाश के समान हो गए थे, लेकिन मजाल है कि उन्होंने किसी से कोई भी चीज़ के लिए शिकायत की हो। लेकिन अपनी माँ की बिगड़ती हालत अनीता से देखी नहीं जा रही थी। वो चाहती थी कि उसकी माँ या तो उसके भाई अविनाश के पास शहर में जाकर इलाज करवा ले या उसके ससुराल में आ जाकर उसके पास रहे, ताकि उसकी देखभाल अच्छी तरह से हो सके। लेकिन उसका भाई अविनाश शादी से पहले तो अपनी माँ पे जान छिड़कता था, परंतु शादी होती नौकरी पेशा पत्नी के आसानी से वो भी उसी के रंग में रंग गया। इसलिए वो न तो अपनी माँ का हाल चाल पूछता और न ही उससे मिलने जाता है। वही अनीता का मन करता कि वो अपनी माँ को अपने पास अपने ससुराल में ला कर रखे, ताकि वो उनका अच्छी तरह से इलाज करवा सके। जब अनीता के लाख मनाने पे भी आशा जी अपनी बेटी के घर जाने के लिए तैयार नहीं हुई, तो अनीता ने सोचा क्यों ना भैया को ही फोन लगाकर बता दे कि माँ की तबीयत खराब है, इसलिए वो उन्हें अपने पास शहर में बुला ले। उसने जैसे अविनाश को फ़ोन लगाया, उसने एक बार तो फ़ोन उठाया ही नहीं। उसने फिर से फ़ोन लगाया, जब उसका फ़ोन व्यस्त बता रहा था। जब तीसरी बार फ़ोन लगाया तो उसकी भाभी पूनम ने फ़ोन उठाया और बोली, हेलो, कौन बोल रहा है? हेलो भाभी, मैं अनीता बोल रही हूँ। क्या भैया ने मेरा नाम भी सेव करके नहीं रखा है? तो आप अजनबियों की तरह पूछ रही हैं कि कौन बोल रहा है? अरे भाभी, मैं अनीता बोल रही हूँ। अनीता, आप पहचानना। अरे दीदी, मैं जल्दीबाजी में बिना देखे फ़ोन उठा लिया था। अच्छा बताओ, कैसे फ़ोन किया है? वो भाभी, हाल चाल पूछना तो दूर की बात, सीधे बोल रही हूँ कैसे फ़ोन किया है? वैसे भी आप लोग तो कभी फ़ोन लगाते ही नहीं हो, और मैं फ़ोन लगाई तो कह रही हूँ कैसे फ़ोन लगाया है? आप लोगों को कभी माँ की या हमारी याद आती है या नहीं? अरे दीदी, जो भी बात करनी है साफ साफ बोलो ना, ऐसे घुमा फिरा कर क्यों बोल रही हो? और वैसे भी आप तो जानती है ना कि हम दोनों पति पत्नी दिन भर दूसरे की नौकरी करते हैं। शाम को जब घर आते हैं तब तक हमारे शरीर में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि हम 1-2 घंटे आपसे या आपकी माँ से बात करते रहे। आप लोग से बात करने के अलावा हमारे पास और कोई दूसरा काम नहीं है क्या? तभी अविनाश में फ्रेश होकर वहाँ आ गया। पूनम को फ़ोन पर भड़कते हुए देखा तो समझ गया, हो न हो अनीता का ही फ़ोन होगा। तभी अनीता इतना भड़क जाती है और एक बार वो गुस्सा हो गई तो उसे मनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा सोचकर उसने बात को संभालते हुए कहा, अरे पूनम, क्या हो गया? किसका फ़ोन है और तुम किससे ऊपर भड़कने लगी? यार, तभी पूनम अविनाश को उसका मोबाइल थमाते हुए बोली, लो अपनी बहन से बात कर लो। आप फ्रेश होने गए थे इसलिए आपको फ़ोन उठा ली थी, वरना मुझे भी कोई शौक़ नहीं है ऐसे किसी के साथ भी अपनी माथापच्ची करने का। लो पकड़ो अपना मोबाइल और कर लो बातें अपनी बहन से मन भर के, कहकर पूनम वहाँ से पैर पटकते हुए गुस्से में किचन में चली गई और अपने लिए कॉफ़ी बनाने लगी। फिर अविनाश बोला, हेलो अनीता, क्या हुआ? तुमने ऐसा क्या कह दिया अपनी भाभी से जो वो इतनी गुस्सा हो गई?
अरे भैया, मैंने भाभी से कुछ भी नहीं कहा, वो तो खुद ही इतना गुस्सा करते रही। नहीं अनीता, ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसे ही किसी के ऊपर कैसे गुस्सा कर सकता है। ज़रूर तुमने ही उससे उल्टी सीधी बातें की होगी, तभी वो इतना गुस्सा कर रही है। मुझे तो पता है ना कि तुम दोनों दिन भर नौकरी करते हैं, शाम को थके हारे घर में आते हैं, और ऊपर से कोई उल्टी सीधी बात करेगा तो कोई कितना बर्दाश्त करेगा। चल बता, कैसे फ़ोन किया था? भैया, वो माँ की तबीयत बहुत दिनों से ख़राब चल रही है। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास आ जाओ, लेकिन आप तो जानते ही न कि माँ कितने पुराने ख्यालों वाली हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि बेटे के घर का पानी पीना भी पाप है, इसलिए आप उन्हें अपने पास बुला लीजिए और किसी अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा दीजिए ताकि उन्हें थोड़ा ठीक लगे। तभी कॉफ़ी लेकर पूनम भी फिर से आशा जी के पास पहुंच गई और मोबाइल को स्पीकर पे कर दिया ताकि वो भी सुन सके कि वो दोनों भाई बहन क्या बात कर रहे हैं। अविनाश बोला, अरे अनीता, तू कैसी बात कर रही है? हम दोनों ड्यूटी चले जाते हैं तो यहाँ माँ के साथ घर पे कौन रहेगा, और इलाज तो उधर ही हो सकता है ना। माँ के अलावा और भी तो लोग हैं ना, वो लोग भी तो कहीं ना कहीं इलाज करवाते ही होंगे। वैसे भी माँ भी करवा सकते हैं, पैसे भेज दूंगा। पैसे भेजने की बात सुनकर पूनम आग बबूला हो गई और उसने अविनाश के हाथ से मोबाइल छीना और हमारे गुस्से में आग बबूला होती हुई बोली, अनीता, हम तुम्हारी और तुम्हारी माँ की फिक्र में नहीं है, जो पूरे दिन घर पे बैठे रहे। हम दोनों जॉब करते हैं, हमारे पास इतना समय नहीं रहता कि बार बार गाँव जा सके। अभी 4 महीने पहले ही तो पापा जी की पर्ची गांव में गए थे, तब हम दोनों ने छुट्टी ली थी। तुम्हें क्या लगता है कि बार बार छोटी छोटी चीज़ों के लिए छुट्टी लेते रहे? तुम्हें क्या लगता है माँ जी जरी से तबीयत खराब होगी तो हम छुट्टी लेकर गांव पहुंच जाएंगे? तुम्हारे भैया भी नौकरी पेशा है और मैं भी नौकरी करती हूँ, और नौकरी करने वाले लोगों के पास इतना समय नहीं होता है। इतनी छोटी सी बात तुम्हें समझ में नहीं आती है? बार बार माँ वो फ़ोन करके परेशान करती रहती हो। गांव आ जाओ, गांव चले जाओ, बस यही एक काम रह गया है ये हमारे लिए। गांव में माँ फ्री बैठी है और अपने ससुराल में तुम भी फ्री बैठी हो, नौकरी करती होगी, तब तुम्हें पता चलता कि कितना बिजी शेड्यूल होता है हम दोनों का। भाभी, क्या जो नौकरी नहीं करते उसके पास कोई काम नहीं होता है? वो पूरे दिन दीवार से टिक लगा कर बैठे रहते हैं। क्या है, एक बार मेरे ससुराल आकर देख लो, इतना बड़ा परिवार है, पूरा अकेले संभालती हूँ, बच्चे संभालती हूँ, तीनों समय का खाना बनाती हूँ। भले आप जॉब करती होंगी, लेकिन हमें भी पूरा दिन काम करने से फुर्सत नहीं मिलती है। और अभी तो आप दोनों अकेले ही आराम से 2 टिफिन तैयार करके ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। गीता की बात सुनकर उसकी भाभी पूनम तमतमा जाती और कहती है, अगर तुम्हें माँ की इतनी ही फिक्र है तो माँ को अपने पास क्यों नहीं बुला लेती? ठीक है भाभी, अगर आप लोग माँ को नहीं बुला सकते तो मैं ही अपने पास बुलाकर डॉक्टर को दिखा दूंगी, फिर चाहे माँ माने या न माने, उन्हें ज़बरदस्ती यहाँ ले आऊँगी। इतना कहकर अनीता फ़ोन काट देती है। देख रही हो अपनी बहन के तेवर कैसी आंखें दिखा रही थी मुझे। अब माँ को अपने पास बुलाकर 4 लोगों को और 4 रिश्तेदारों को यह दिखाएगी कि वो माँ की सेवा कर रही है, और उनके बेटी बहू डॉक्टर को नहीं दिखा रहे। सब लोग मुझे ताने मारेंगे, यही तो तुम्हारी बहन चाहती है। माँ को भी 2 दिन बुखार क्या आता है, पूरा घर सर पे उठा लेती है। बेटी को सब कुछ बताने की क्या ज़रूरत है? हाँ पूनम, तुम सही कह रही हो, माँ की यह आदत अच्छी नहीं है। 2 दिन बुखार बीमार होते हैं और सब जगह हल्ला मचा देती है कि बेटी बहू से लेकर बेटी के ससुराल तक सब कुछ बता देती है। अनीता माँ को अपने पास लेकर जाए, उससे पहले मैं माँ को फ़ोन कर देता हूँ कि मैं उसे लेने आ रहा हूँ, नहीं तो मुझे अभी लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ेगी। डाइनिंग टेबल पे सुबह के 2 कप कॉफ़ी को रखते हुए पूनम बोली, तुम्हारी बहन के फ़ोन ने मेरा पूरा मूड ऑफ कर दिया है। सुबह सुबह फ़ोन कर देती है, या भी नहीं देखती कि हम दोनों के ऑफिस का समय है। अविनाश माँ को फ़ोन करता है कि माँ अपना सामान पैक कर लो, मैं कल आपको लेने आ रहा हूँ। बेटे की बात सुनकर आशा जी बहुत खुश हो जाती हैं। ठीक है बेटा, आ जाओ, फिर मैं तुम्हारे साथ सहारे चलूँगी। इधर मेरा अकेले मन नहीं लगता है। पहले तो तुम्हारे पिताजी थे तो कोई समस्या नहीं थी, लेकिन जब से तुम्हारे पिताजी मुझे छोड़कर चले गए हैं, तब से मेरा इस घर में मन नहीं लगता। खाली घर काटने को तोड़ना है। बेटी बहू के पास रहूँगी तो अच्छा लगेगा। तो चलता हुआ बेटा कहता है, ठीक है माँ, अब मैं फ़ोन रखता हूँ, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है।
उधर आशा जी बेटे के पास जाने के लिए एक बैग में कुछ कपड़े और ज़रूरी सामान रख लेती है। दूसरे दिन अविनाश आशा जी को अपने साथ शहर लेकर आ जाता है। तब आशा जी बहू बेटे के घर पहुंचती है। बहू उसी समय ऑफिस से वापस आई थी। बेटे ने उन्हें लाने के लिए छुट्टी ली थी। ऑफिस से आने के बाद बहू अपने कमरे में आराम कर रही थी। आशा जी अविनाश से पूछती, बेटा बहू दिखाई नहीं दे रही? माँ वो अभी ऑफिस से आई है, दिन भर काम करके थक जाती है, रेस्ट कर रही है। अच्छा बेटा ठीक है। इतना कहकर आशा जी एक छोटी सी कमरे में चली जाती है। कमरे में सामान के नाम पे एक फोल्डिंग पलंग पड़ा था और ऊपर एक पंखा लगा था। बहू अपने कमरे में सो रही थी और बेटा भी फोन में व्यस्त थे। कमरे में बैठे बैठे आशा जी एकदम से बोर हो जाती है और कोई उनसे बात करने वाला नहीं है। गाँव में तो कोई ना कोई उनसे बात करता रहता था। बेटे के पास चली जाती और कहती है, बेटा जब से आई हूँ बहू सो रही है, घंटा भर होने को है और तुम भी अपने फ़ोन में व्यस्त हो। मुझे कुछ बातें कर लो, मुझे अकेला कमरे में अच्छा नहीं लग रहा। अब तुमसे क्या बात करूँ माँ, वैसे भी पूरा दिन आने जाने में थक गया हूँ। तुम भी अपने कमरे में आराम से जाकर बैठो। शहर में सभी लोग काम है की बात करते हैं, अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। अपनी बहू से ज़्यादा बातचीत की उम्मीद मत करना, क्योंकि वो नौकरी पेशा है, उसके पास समय नहीं रहता। हम दोनों ही सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। तभी बहू के कमरे से निकलने की आवाज़ आती है। कहती है, ओ माँ जी आ गई आप? फॉर्मेलिटी के लिए आशा जी के घुटनों तक पैर छूती है। अविनाश तुमने अभी तक ब्लैक कॉफ़ी नहीं बनाए? तुम्हें पता है शाम को जब मैं सोकर उठती हूँ मुझे ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है, पर डार्लिंग मैं तो भूल ही गया था। फ़ोन में इतना व्यस्त हो गया था कि ब्लैक कॉफ़ी बनाना ही भूल गया। अभी तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना कर लाता हूँ। बहू कमरे से उठी और सोफे पे आकर बैठ गई और वो भी फ़ोन चलाने लगी। अविनाश रसोई में कॉफ़ी बनाने के लिए चला गया। आशा जी मन में सोचने लगी, घंटे भर से ऊपर हो गया है, मुझे घर में आए हुए किसी ने मुझे एक गिलास पानी या चाय तक के लिए नहीं पूछा। बेटा अपनी पत्नी के लिए ब्लैक कॉफ़ी बना सकता है तो क्या मेरे लिए एक कप चाय नहीं बना सकता था? आशा जी हिम्मत करके सोफे पर बैठी हुई बहू से कहती है, बहू मेरी भी चाय का समय हो रहा है, मेरे लिए एक कप चाय बना दो। वैसे भी दिन भर से आज चाय नहीं पी। अविनाश माँ जी को रसोई में ले जाओ और इनको बता दो चाय पत्ती शक्कर वगैरह किधर रखी है, जिससे वो रोज़ अपने लिए चाय बना लिया करे। मेरे पास इतना समय नहीं होता कि इनके लिए सुबह शाम चाय बनाती रहूं। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस में रहती हूँ और उधर से आने के बाद काम करने की मुझ में हिम्मत नहीं। बहू की बातें सुनकर आशा जी हैरान रह गई कि एक दिन आए घर में नहीं हुआ। बहू ने रसोई का रास्ता दिखा दिया। माँ इधर रसोई में ही आ जाओ, मैं तुम्हें बता दूंगा कौन सी चीज़ कहाँ पे रखी है, क्योंकि हम दोनों तो सुबह सुबह पूरे दिन के लिए ऑफिस चले जाएंगे। घर पे तुम्हें ही रहना है तो अपने खाने पीने का इंतज़ाम भी तुम्हें करना पड़ेगा, बाद में तुम परेशान होती रहोगे। इससे चाहे आज से सारी चीज़ जान समझ लो, तुम्हें काम करने में आसानी होगी। अविनाश रसोई में रखा सामान बताने लगता है कि किस में क्या रखा है। इसके बाद आशा जी यह कि तुम माँ अपनी चाय बना लो। ब्लैक कॉफ़ी लेकर हॉल में आ जाता है। यह लो डार्लिंग तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना दी है। आशा जी एक भगोनी में दूध, पानी, चाय पत्ती और चीनी डालकर अपने लिए एक कप चाय बना लेती हैं। आशा जी को बहू बेटे का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। कहीं ना कहीं उनका मन बहू बेटे के इस व्यवहार से दुखी है। थोड़ी देर में बेटा अपनी इवनिंग वॉक के लिए जाने लगता है और जाने से पहले कहता है, माँ कल सुबह 8 बजे डॉक्टर को अपॉइंटमेंट लिया है, तुम्हारी दिखाने के लिए तैयार रहना। इतना कहकर बेटा अपनी इवनिंग वॉक के लिए निकल जाता है। तभी घर में खाना बनाने वाली मेड आ जाती है और अविनाश डाइनिंग टेबल पे थे। हल्का फुल्का खाना ही खाते हैं, शाम को बहुत हल्का खाना खाते हैं। अनीता की भी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वो दूध और दलिया बना लेती है। रात में आशा जी को बहुत तेज बुखार हो जाता है। दर्द के मारे हाथ पैरों में बहुत तेज दर्द हो जाता है। बहू बेटों को बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाती है, लेकिन दोनों अपने कमरे में एसी में सोए हुए हैं। किसी को भी माँ की आवाज़ सुनाई नहीं देती। पूरी रात आशा जी से कराती रहती है। सुबह बेटा उठकर हॉस्पिटल जाने के लिए रेडी हो गया। कमरे में गया तो माँ अभी तक सो रही है। गुस्सा होते हुए कहने लगा, क्या माँ तुम अभी तक सो रही हो? तुमने कल ही कह दिया था
कि जल्दी से तैयार हो जाना, मैं ऑफिस से सिर्फ हाफ डे लिया है, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। तुम इधर मुझे लेट कर दोगे तो मैं ऑफिस के लिए फिर भी लेट हो जाऊँगा। बेटे की आवाज़ सुनकर घबराती हुई आशा जी उठती है और कहती, बेटा मुझे रात भर से बहुत तेज बुखार है, हाथ पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पैरों में किसी ने जकड़ लिया है, ठीक से चला भी नहीं जा रहा। माँ बुखार में तो ऐसा लगता है, अब तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। पूनम कहती है, अविनाश डाइनिंग टेबल पर तुम्हारे लिए स्प्राउट रखे हुए हैं, खा लेना, और मैंने टिफिन में भी सलाद और स्प्राउट पैक कर लिए हैं, हम दोनों का तो स्प्राउट में ही हो जाएगा। माँ जी को जो भी खाना हो रसोई में जाकर बना लेगी, क्योंकि अभी 4 दिन के लिए हमारी मेड भी छुट्टी पे है, तो माँ जी को अपना खाना खुद ही बनाना पड़ेगा। आशा जी बहू के पास सुन लेती, कहती, बहू मेरी तबीयत गांव में भी ठीक नहीं थी, वो तो तुम लोगों के पास भी इसलिए आई हूँ ताकि ठीक से इलाज करा सकूँ। क्या तुम अपनी बूढ़ी सास को हारी मारी में भी खाना बनाकर नहीं दे सकती हो? माँ जी, अगर तुम्हें खाना बनाने वाली बहू चाहिए थी तो अपने लड़के से कह देना था, किसी गाँव की लड़की को पसंद कर लेता, सिर्फ जिसे खाना बनाना आता हो। अब मैं शहर की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, तुम्हारे बेटे के साथ ऑफिस में जॉब करती हूँ, मुझे खाने की उम्मीद कभी मत रखना। बहू पढ़ी लिखी होने से और नौकरी करने से यह तो नहीं हो जाता कि बहू ज़रूरत पड़ने पे घर का काम खाना न बनाए। मैंने ऐसे बहुत से घर देखे हैं जहाँ बहुएं रसोई में संभालती हैं और अपनी नौकरी भी संभालती हैं। माँ जी, तुम तो ठहरे गाँव की अनपढ़ गवार, तो तुम क्या जानो कि नौकरी करना और पैसे कमाना कितना मुश्किल काम होता है। पूरी 80,000 महीना कमाती हूँ, कभी देखे भी नहीं होंगे तुम इतने सारे पैसे अपनी ज़िंदगी में, तुमने कभी 6,000 भी नहीं कमाए होंगे। इस तरह अपनी नौकरी की एग्री दिखाकर पूनम ऑफिस के लिए निकल गई। आशा जी को बहू की बात सुनकर बहुत बुरा लगता है, आंखों में आंसू भर आए। एक तो उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है, ऊपर से बहू को अपनी नौकरी का इतना ज़्यादा घमंड है, सीधे मुँह बात भी नहीं करती है, और बेटे की आंखों में पैसों की पट्टी बंधी हुई है। उसकी पत्नी माँ से कुछ भी कहती है, उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। आशा जी को बहू बेटे के घर जाने के बाद उतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना वो अपने बेटे बहू का घर समझ कर आए थे। पर उन्हें यह एहसास कराया जा रहा था कि वो इस घर में मेहमान है, कुछ नहीं आता, फिर भी बिना कुछ खाए पिए ही आशा जी डॉक्टर को दिखाने के लिए चली गई। अस्पताल में बैठी हुई आशा जी अपने पति को याद कर रही थी कि जब से तुम गए हो तब से जीने की इच्छा ही खत्म हो गई है। अब तो भगवान मुझे भी ऊपर बुला लिए, बहू बेटे के घर में तो आ गई हूँ, लेकिन इतना परायापन मुझे अपने गांव में आज तक पड़ोस के घरों में भी नहीं हुआ जितना अपने बेटे बहू के घर में मुझे परायापन महसूस हो रहा है। ना तो इस घर में मुझसे कोई बात करता है और ना ही मेरा कोई हाल चाल पूछता है। जब से आई हूँ बहू तो घड़ी भी मेरे पास आकर नहीं बैठती है, नहीं मेरी तबीयत के बारे में पूछती है, सिर्फ अपनी नौकरी और अपने डाइट प्लान और अपने फिटनेस को लेकर ही बात करती रहती है। बाकी उसे दुनियादारी से या किसी रिश्ते से कोई मतलब नहीं है। सारे चेकअप कराने के बाद डॉक्टर कहता है कि इनको तो डेंगू हुआ है, इतना तेज फीवर है, और मैं 10 दिन की दवाई दे रहा हूँ, खाने पीने का ध्यान रखिएगा जिससे ये जल्दी से रिकवर हो जाए, और 4 दिन के बाद मुझसे फिर से दिखाने के लिए लाना। धीरे धीरे आशा जी की तबीयत ठीक होने लगती है। आशा जी फोन पे बेटी से बात होती रहती है, जिसमें उनका थोड़ा बहुत मन लगता रहता है। हालांकि बहू बेटी ऑफिस चले जाते थे, पूरे दिन घर में मन नहीं लगता था, किसी तरह से वो अपने समय से निकालते थे। पूरा महीना आशा जी को बहू बेटी के पास रहते रहते हो गया। अब उनकी तबीयत ठीक हो गई थी, घर के छोटे मोटे सभी काम आशा जी कर देती थी। हाँ, बहू बेटी जब ऑफिस से जाती तो घर उन्हें एकदम से साफ सुथरा मिलता, रसोई में चमचमाते हुए दिखाई देती। किस तरह से घर के कामों में मन लगाकर वो खुद को बिजी रखने की कोशिश कर रही थी। एक दिन वो अपने बेटे से कहती है कि वो गांव जाना चाहती है। बहू बेटा भी उन्हें गांव जाने के भेजने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन अचानक से बहू की तबीयत खराब हो जाती है। डॉक्टर के पास गए तो पता चला कि पूनम माँ बनने वाली है। ये सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। पूनम कमरे में अविनाश से कहती है कि आप तुम अपनी माँ को इधर ही रोक लो, मुझे उनकी ज़रूरत पड़ेगी। कल वो घर में छोटा बच्चा आ जाएगा तो उसको संभालने के लिए किसी न किसी का तो ज़रूरत पड़ेगी ही ना। आया लाएंगे तो पैसे भी देने पड़ेंगे, तुम्हारी माँ कब काम आएगी, और तुम्हारी माँ गाँव में रहकर वे क्या करेंगे।
हम उनके बेटे बहू अपनी माँ को समझाओ कि वे हमारे पास ही रहे। पहले तो पिताजी थे तो समझ में आता था, गाँव में रहते थे, लेकिन अब उधर कोई नहीं है तो हमारे पास रहने में क्या बुराई है। कल तक जो बेटा बहू माँ को अपने पास से भेजने के लिए खुशी खुशी तैयार थे, आज ज़रूरत पड़ने पर माँ को रोकने के लिए तमस लगा रहे थे। अविनाश माँ के पास जाता है और कहता है, माँ अब तो तुम हमारे पास ही रुक जाओ, गाँव जाकर क्या करोगे, और वैसे भी अब गाँव में कौन है, बाद में जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास ही आओगे। बेटा मेरा इधर मन नहीं लगता है, गाँव में कम से कम 4 लोग मुझसे बात करने के लिए हैं, इधर तुम दोनों ऑफिस चले जाते हो, कोई मुझसे बात करने के लिए नहीं है। टीवी देखो तो कब तक, आज माँ की ज़रूरत है। तो पूनम भी बीच में आकर कहती है, माँ जी हमारी सोसाइटी में एक बड़ा ही अच्छा मंदिर है, आप चाहो तो शाम को 2-3 घंटे के लिए मंदिर चले जाया करो। उधर आपकी उम्र की बहुत सारी औरतें आती हैं, जहाँ आपस में बातचीत हो जाया करेगी, भजन कीर्तन भी होती है, आपका मन लगा रहेगा। और फिर कल तो आपका नाती पोता आएगा, तो मैं नहीं चाहती कि उसको अपनी दादी का प्यार ना मिले। आशा जी को बहू बेटे का बदला हुआ व्यवहार समझ में तो आ रहा था। आशा जी की बेटी अनीता पिया कहती कि माँ आप भैया भाभी के पास रुक जाओ, गाँव में अकेले जाकर क्या करोगे, और तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो गई तो वापस आना पड़ेगा, और फिर तुम कुछ ही महीनों में घर में एक बच्चा आएगा जिससे आपका मन लगा रहेगा। आप गाँव में अकेली रहती हैं तो मुझे आपकी चिंता लगी रहती है। आशा जी अब धीरे धीरे बहू बेटे के घर में अपना मन लगाने की कोशिश करने लगी। सुबह उठकर पूजा पाठ करती, घर के थोड़े बहुत काम करती, बाहर पेड़ पौधों में पानी देती, बहू बेटे तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद वो दोपहर में थोड़ा बहुत टीवी देख लेती, फिर शाम को 2 से 3 घंटे के लिए वो मंदिर में अपना समय व्यतीत करने लगे। सिमटे के मंदिर में बहुत सी औरतें आई थी जिसके साथ वे बातचीत करने लगी। कुछ देर उसके अच्छे सहेलियाँ बन गई, अब उनके अच्छे से मन लगने लगा। आशा जी को गाना बजाना बहुत अच्छे से आता था, उनकी ढोलक के सभी लोग बहुत तारीफ किया करते थे कि सच में आप बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं और बहुत अच्छे भजन गाती हैं। पूरे मंदिर में सभी लोग उनके जाने पहचानने लगे। आज से नवरात्रि का पर्व आरंभ होने वाला है। मंदिर में सभी ने आशा जी को पहले से ही कह दिया था कि आप जल्दी से आ जाना, आपके भजन कीर्तन सुनने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए हैं। घर के सारे छोटे मोटे कामों को निपटाकर आशा जी मंदिर के लिए चली गई। आज उन्हें मंदिर में कुछ ज़्यादा ही समय लग गया। वैसे तो वो 2 से 3 घंटे में मंदिर से वापस आ जाया करती थी, लेकिन नवरात्रि की वजह से आज उन्हें आते आते रात के 8 बज गए। उनकी एक सहेली उन्हें घर छोड़ गई, लेकिन जैसे वो घर आई तो बहू बेटा दोनों ही चिल्लाते हुए कहने लगे, कोई समय होता है घर आने का। माँ जी आपसे मंदिर जाने के लिए क्या कहा कि तुम पूरे दिन मंदिर में ढोलक ही बजाती रहती है, हमें कुछ काम धाम भी देख लिया करो। हाँ माँ यह तुम्हारी सही बात नहीं है, तुम्हें पता है तुम्हारी बहू पेट से ज़्यादा काम धाम नहीं कर सकती, उसकी देखभाल की ज़रूरत है, और तुम मंदिर में बैठे बैठे भजन कीर्तन और ढोलक ही बजाती रहती हो। बेटा आज नवरात्रि थी इसलिए समय लग गया, वैसे तो मैं रोज़ समय से यहाँ जाती हूँ। मौका मिलते ही पूनम ने आज फिर से अपनी नौकरी का तंज कस दिया। हाँ और तुम्हारी माँ को आता है क्या है भजन कीर्तन और ढोलक बजाने के अलावा, तो वो करेगी भी क्या, इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है कि कहीं जाकर नौकरी कर सके, कुछ पैसे कमा सके, इसलिए ढोलक बजाकर ही मन संभाल लेती है। आज बहू की बातें सुनकर आशा जी चुप रहने देती है और कहती है, बहू दुनिया में मैं अकेली नहीं हूँ जो पैसे नहीं कमाती, और तुम भी दुनिया में अकेली नहीं हो जो नौकरी करती हो। तुम्हारी जैसी बहुत सी ये नौकरी करती है, लेकिन तुम्हारे जैसे घमंड कोई नहीं करता। बात बात पर नौकरी का घमंड दिखाती हो। अगर तुम्हें अपनी नौकरी के पैसों का इतना ही घमंड है तो मैं भी तुम्हें एक दिन पैसा कमा कर दिखाऊंगी। बात पैसे कमाने की है तो कोई भी काम आ सकता है। हाँ कहने और करने में बहुत फ़र्क होता है। कैसे कमाओगे, पढ़े लिखे तो हो नहीं, कुछ आता जाता नहीं, पैसे कमाओगे। आशा जी का मजाक उड़ाती हुई बहू कमरे में चली गई। आशा जी ने अपनी बहू से गुस्से में कह दिया तो पैसे कमाने का, लेकिन पूरी रात भर वो इसी सोच में रही कि पैसे वो कैसे कमाएगी। सच में उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं आता था जिससे वो पैसे कमा सके। पूरे दिन इसी चिंता में रही। जब शाम को मंदिर गई तो उसके चेहरे को देखकर सहेलियों ने पूछ लिया, क्या हुआ आशा जी, आज तुम बड़ी उदास सी लग रही हो, तबीयत ठीक तो है ना क्या।
अरे कुछ नहीं लक्ष्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। आशा जी कुछ तो बात है, तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। लक्ष्मी जी के बहुत आग्रह करने पे आशा जी ने बहू की बात बता दी कि बहू को अपनी नौकरी का बहुत घमंड है और मैं भी वो गुस्से गुस्से में कहा दी कि मैं उसे पैसे कमा कर दिखाऊंगी, पर मुझे तो कुछ ऐसा नहीं आता जिससे मैं पैसे कमा सकूं। अरे आशा, तुम इतने अच्छे भजन कीर्तन रामायण का पाठ करती हो, अपनी अच्छी ढोलक बजाती हो, तो क्यों ना तुम अपने एक यूट्यूब चैनल खोलो और उस पर अपनी भजन कीर्तन डाला करो, लोगों को ढोलक बजाना सिखाया करो। अच्छा, उससे क्या होगा? उससे पैसे मिलेंगे क्या? यूट्यूब से पैसे मिलते हैं? आश्चर्य से आशा जी ने लक्ष्मी जी से पूछा। हाँ हाँ आशा जी, मेरी बेटी बहुत बड़ी यूट्यूबर है, वो यूट्यूब पे काम करती है, कल मैं उसे ले आऊँगी, तुम्हें सारा कुछ समझा देगी, तुम्हारा एक भजन का चैनल भी बना देगी। मंदिर तो तुम आती हो और इतने अच्छे भजन कीर्तन करती हो, यही कीर्तन सीधे चैनल पे डाल दिया करो, बाकी का सारा कुछ मेरी बेटी ही देख लेगी। तो उसी दिन लक्ष्मी जी की बेटी मंदिर आती है और आशा जी के नाम से उनका एक शांति भजन कीर्तन नाम से चैनल बना देती है। आंटी जी, आपको कुछ नहीं करना है, यह मेरा एक पुराना स्टैंडर्ड पड़ा है, इससे बस अपनी मोबाइल लगाकर वीडियो ऑन कर लेना और जो भी आप भजन कीर्तन करती हैं सब फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना और मेरे पास भेज देना, बाकी का सारा काम मैं कर दूँगी। पर बेटा, मेरे पास तो देने के लिए कोई पैसा नहीं है आंटी जी, मुझे आपसे कोई पैसा चाहिए नहीं, जब आप पैसे कमाने लगेगी तब आप मुझे दे देना। आशा जी का भजन कीर्तन का एक चैनल बना दिया तो 2 से 3 महीने तक आशा जी रोज़ मंदिर जाती और रोज़ भजन कीर्तन और जो भी भजन कीर्तन होते सब कुछ रिकॉर्ड कर लेती और अपनी सहेली की बेटी के पास भेज देती। धीरे धीरे आशा जी का चैनल चलने लगा और 4 महीने उसके भजन के तो वीडियो वायरल हो गए। लोगों को आशा जी के भजन कीर्तन बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। दिन ब दिन उनके चैनल बढ़ता जा रहा था और एक दिन ऐसा आया जब लक्ष्मी जी की बेटी आशा जी के पास आई और बोली, आंटी जी, आपका चैनल मोनेटाइज हो गया है और उसमें बहुत पैसे आने लगे हैं, अगले महीने पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे। आशा जी का बैंक अकाउंट भी लक्ष्मी जी की बेटी ने खुलवाया था। आशा जी के चैनल के बारे में उनकी बेटी बहू को भनक तक नहीं थी। सच में बेटा, मेरे भजन कीर्तन से मुझे पैसे भी मिलेंगे लगेंगे? हाँ आंटी जी, आपको पता नहीं है, जब आप यूट्यूब पर काम कर रहे हैं तो बहुत सारे पैसे आपको मिलते लगेंगे। लोगों को आपके भजन बहुत पसंद आ रहे हैं। अगले महीने पूनम और अविनाश की शादी की सालगिरह है, दोनों बहुत बड़ा प्रोग्राम रखते हैं, ऑफिस के सभी दोस्त और अपने आसपास के लोगों को भी बुलाते हैं। इतनी सही तैयारियों के बीच आशा जी अपनी बहू से कहती, बहू, जब से आई हूँ कपड़ा नहीं लिया है, जितनी साड़ी लाई थी वे पहनकर पुरानी हो गई, बाजार जाओ तो मेरे लिए एक नई साड़ी खरीद लाना। मुँह बनाते हुए पूनम कहती, माँ जी, मेरी बहुत सारी पुरानी साड़ियाँ रखी हैं, उन्हीं में से एक साड़ी तुम्हें दे दूँगी जिसको मैं अब नहीं पहनती, नई साड़ी खरीदने की क्या ज़रूरत है। अलमारी से एक पुरानी साड़ी निकाल कर पूनम आशा जी को दे देती है। आशा जी को अपनी बहू की पुरानी साड़ी पहनने से कोई एतराज़ नहीं था, लेकिन जब वो साड़ी को खोल कर देखती तो एक जगह वो फटी हुई थी। बहू, यह साड़ी फटी हुई है तो क्या हो गया? फटे हुए जगह पर से थोड़ी सी सिलाई कर लो और पहन लेना। हमारी शादी की सालगिरह कितना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है, तुमसे तो हम किसी उपहार को उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं, ऊपर से हमें खर्च बताती रहती हो, कभी साड़ी खरीद दो, कभी यह कर दो तो कभी वो कर दो। वैसे भी घर में रहकर हम तुम्हारे बहुत सारे खर्चे देख रहे हैं। वो यह भी नहीं देख रहे कि आशा अभी उसकी सास कमरे में ही बैठी है, बस परवाह जा रही है। बहू के व्यवहार से आशा जी बहुत ज़्यादा दुखी है। आशा जी बाहर आकर बैठ गई। थोड़ी देर में पूनम पार्लर के लिए निकल गई। पूनम के साथ ही लक्ष्मी जी की बेटी शीतल घर आई और कहती, आंटी जी, मुबारक हो, आपके अकाउंट में पूरे 1 लाख आए हैं, आपकी पहली कमाई 1 लाख हुई है, सैलरी मिली है आपको। शीतल की बात सुनकर आशा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। सच कह रही हो बेटा, मेरी पहली सैलरी आ गई है और वो भी इतनी ज़्यादा, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि मैंने अपने भजन कीर्तन के दम पे पैसे कमाए हैं, वो भी थोड़े बहुत नहीं, पूरे 1 लाख। मैं तो कभी इतने पैसे भी उम्मीद नहीं की थी। हाँ आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, अब तो मुझे आपसे पार्टी चाहिए। हाँ बेटा, बता कहाँ चलना है पार्टी देने के लिए? आज ही तुम्हें पार्टी देती हूँ।
सबसे पहले शीतल के साथ आशा जी मंदिर जाती और अपनी सारी सहेली को अपनी पहली सैलरी का लड्डू खिलाती है। भगवान जी को प्रसाद चढ़ाती है और सबको लड्डू देती है। सभी लोग आशा जी को बहुत मुबारकबाद देते हैं और धन्यवाद देते हैं और कहते हैं, आशा आज देखा तुमने अपने दम पे आज पैसे कमा लिए हैं। सब खूब तारीफ करते हैं। शीतल बेटा मुझे बाजार लेकर चलो, कल मेरी बेटी बहू के सालगिरह है, पार्टी है, कुछ गिफ्ट लेना है। हाँ हाँ आंटी से चलिए मैं आपको मार्केट लेकर चलती हूँ। आशा जी अपनी बेटी बहू को उपहार में देने के लिए एक बहुत ही सुंदर साड़ी खरीदती हैं। अपने लिए भी एक साड़ी खरीद लेती है। शीतल को भी एक सूट दिलवा देती है और साथ ही शीतल को उसके काम के लिए कुछ पैसे देती है कि बेटा अगर तुम नहीं होती तो शायद ये पैसे मैं कभी नहीं कमा पाती। बस आंटी जी आप ऐसे काम करते रहिएगा। खुशी से आशा जी घर वापस आ गई। डाइनिंग टेबल पर रखी हुई साड़ियों को बार बार उठाकर देख रही है क्योंकि आज उन्हें उन साड़ियों को देखकर बड़ी ही खुशी मिल रही है क्योंकि उन्होंने अपनी पहली कमाई से ली है। बहू के लिए साड़ी खरीदी है और बेटे के लिए भी पैंट शर्ट खरीद कर लाई हूँ। दूसरे दिन सभी लोग घर आ गए। आशा जी की बेटी अनीता भी आई हुई थी। पूरा घर सभी मेहमानों से खचाखच भरा हुआ है। केक काटने के बाद सभी लोग पूनम और अविनाश को गिफ्ट देने लगती हैं। तभी आशा जी बड़ी सुंदर सिल्क की साड़ी पहनकर अपने कमरे से आती है। सास को इतनी महंगी साड़ी पहना देखकर पूनम अपने पति अविनाश से कहती है, इतनी महंगी साड़ी तुमने खरीदी है माँ जी को, इतने सारे पैसे खर्च करने की क्या ज़रूरत ही नहीं पूनम, मैंने ये साड़ी नहीं खरीदी। आज आशा जी के पास बहू की नौकरी वाले घमंड को उतारने का अच्छा मौका है। बहू के हाथ में लाया हुआ गिफ्ट थमाते हुए आशा जी कहती है, लो बेटा तुम्हारे लिए पूरी 50,000 की साड़ी खरीद कर लाई हूँ। आंखें फाड़ कर पूनम कहती है कि हाँ माँ जी 50,000 की साड़ी खरीदी है, कहाँ से आए इतने सारे पैसे? पक्का तुमने अविनाश से पैसे मांगे होंगे। पूनम गुस्से में कहती है, अविनाश माँ को इतने सारे पैसे देने की क्या ज़रूरत है? हमारे पैसे लेकर हमें ही गिफ्ट दे रही है, क्या ज़रूरत है ऐसे गिफ्ट लाने की? अगर आपने पैसे से गिफ्ट लाती तो हमें ज़्यादा खुशी होती। हमारे ही पैसों के हमें गिफ्ट दे रही है। आज फिर से बहू ने सभी लोगों के सामने आशा जी की बेइज्जती कर दी। सभी लोग बहू की बात सुनकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि कैसे सबके सामने बहू अपनी व्रत सास से बात कर रही है। आशा जी कड़क आवाज़ में कहती, मैंने किसी से पैसे नहीं लिए, साड़ी मैंने अपने पैसों से खरीदी है, अपनी पहली कमाई से खरीदी है। अब मैं भी पैसे कमाती हूँ और आज मुझे अपनी पहली सैलरी मिली है, वो भी पूरी 1 लाख। उन्हीं पैसों से मैं अपने लिए और तुम्हारे लिए साड़ी खरीदी हूँ। चिंता मत करो बहू, अब मैं भी पैसे कमाने लगी हूँ। मैं भी अब तुम्हारे बराबर हो गई हूँ, पढ़ी लिखी नहीं हूँ तो क्या हुआ, आज मैं तुमसे ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। माँ की बात सुनकर बहू बेटे दोनों दंग रह गए कि आखिर मेरी माँ ऐसा क्या काम करती है जो हमें नहीं पता है और इतने पैसे कमाती है। तभी पूनम की एक सहेली जो कि सालगिरह की पार्टी में आई थी आशा जी को देखकर कहती है, अरे आंटी से आप पूनम की सास है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं हमेशा आपके भजन कीर्तन सुनती हूँ, बहुत अच्छे भजन होते हैं आपके और आप ढोलक तो कितनी अच्छी बजाती हैं। पूनम सच में तेरी सास बहुत टैलेंटेड है, तुझे भी अपनी सास के एकदम भजन सीख लेना चाहिए। माँ जी तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारा यूट्यूब पर भजन का एक चैनल है और उससे इतने सारे पैसे कमाए। बहू आज तो बता दिया ना। सभी लोग पूनम से कहने लगते हैं कि पूनम अब तेरी सास भी नौकरी करती है और पैसे कमाती है, तेरी सास की सैलरी तो तेरे से भी ज़्यादा ही। हंसती हुई आशा जी कहती, हाँ हाँ यह बात तो बिल्कुल सच है बहू, 80,000 कमाते हैं पर मेरी सैलरी तो पूरी 1 लाख आई है। मैं बहू से ज़्यादा पैसे कमाती हूँ। क्यों बहू, आप तो नहीं कहोगे कि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, मुझे कुछ आता नहीं? आशा जी की बातें सुनकर बहू बेटा शर्मिंदा हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अपनी माँ से क्या कहे। फिर आशा जी बेटी बहू से कहती है, बहू एक बात तुमसे कहना चाहती हूँ, कभी भी ज़िंदगी में किसी चीज़ की घमंड नहीं करना। हो सकता है तुम्हारे पास जो क्वालिटी है वो किसी और के पास ना हो, लेकिन हर किसी के पास अपना एक अच्छा गुण होता है। तुम्हारे पास जो गुण है वो मैं नहीं देख सकती और मेरे पास जो टैलेंट है वो तुम नहीं सीख सकती। रही बात पैसे कमाने की, तो पैसा तो अगर इंसान अपने आप भी आ जाए तो कमा ही लेता है, लेकिन अपनी नौकरी किसी को अकड़ नहीं दिखानी चाहिए। तुम्हें अपने माता पिता के घर में इस तरह का माहौल मिला है, इस तरह की पढ़ाई मिली है कि तुम आज नौकरी कर रही हो, लेकिन तुम या मेरे जैसी बहुत सी औरतें को मौका नहीं मिलता
तो कभी उन्हें इस तरह से अपमानित नहीं करना चाहिए कि वो नौकरी नहीं करती हैं। अनीता अपनी माँ के पास आती है और हाथ पकड़ के कहती है, माँ आपने मुझे भी नहीं बताया, सच में माँ आप कमाल हो, इतना बड़ा काम कर लिया, आज तो आपने भाभी से भी ज़्यादा पैसे कमा कर दिखा दिए, अब आप किसी से कम नहीं। क्यों भाभी, सच कहा ना मैंने। अनीता की बात सुनकर शर्म के मारे पूनम नजरें ऊपर नहीं उठा पा रही थी। उसे अपनी गलती का एहसास था कि उसने कितनी बार अपनी सास का अपमान किया है। पूनम सासू माँ के पास आती है और कहती है, माँ जी मुझे समझ में आ गया है कि मैंने जो भी किया वो गलत था। अब मैं आज के बाद कभी किसी को अपनी नौकरी का घमंड नहीं दिखाऊंगी, मुझे माफ़ कर दो। अविनाश भी कहता है, माँ जी मुझे माफ़ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सो हमने आपको माँ का आप अपने बच्चों को माफ़ नहीं करोगी। आशा जी समझदारी के साथ अपने बेटे की बहू को माफ़ कर देती क्योंकि वो भी अपने बेटे बहू से अलग नहीं रहना चाहती थी। घर में आगे चलकर पोता या पोती मिलने वाला है जिससे मुझे बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन अब वो बहू बेटी के घर में पहले की तरह सुनकर नहीं बल्कि बड़ी आराम सम्मान के साथ रहते हैं। बहू भी अब उनका कहना मानने लगी है और कोई भी कहानी अपनी सास को नहीं सुनाती। आशा जी को बहू बेटे के घर में अच्छे लगने लगता है। अब वही घर उन्हें अपना सा लगने लगता है और कुछ दिनों में एक नन्ही परी उनके घर आई जिसे देखकर आशा जी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, आशा जी ने अपने बेटे बहू को माफ़ करके सही किया या गलत? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।